तो हम लोग आज जो है परम्यूटेशन परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस देखेंगे। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशंस। जो ये चैप्टर है ये बेसिकली अरेंजमेंट और सिलेक्शन के बारे में बताता है। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का जो मतलब होता है परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। जैसे कि कभी हम कोई शॉप में गए और जो है हमने कुछ बिस्किट्स के पैकेट उठा लिए। तो पहले हम जब बिस्किट्स के पैकेट देखना होगा तो हम पहले सेलेक्ट करेंगे, चॉइस करेंगे। और उसके बाद जब हमने खरीद लिया तो उसके बाद हम उसे कैरी बैग में अरेंज करेंगे। तो जैसे पार्ले, मोनाको और क्रैक जैक तीन बिस्किट्स हैं। तो हम लोग अपने ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे। जैसे पहले अगर हमने पार्ले रख लिया तो बाद में मोनाको रखा, बाद में क्रैक जैक रखा। और या फिर पहले क्रैक जैक बाद में पार्ले बाद में मोनाको। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने अरेंजमेंट्स निकाल सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना। अच्छा, अरेंजमेंट में जो होता है ना उसमें ऑर्डर जो है मेन मैंडेटरी होता है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन होता है, सिलेक्शन होता है, उसमें ऑर्डर नहीं है। भाई दुकानदार ने जो बिस्किट पहला रख दिया हम उसमें से कोई भी उठा के सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। पहले पहले पार्ले बोला जाए, पहले पार्ले करना है फिर वो करना, ऐसा तो है नहीं। जैसे अगर हमें सेलेक्ट ही करना है तो चाहे जो कर सकते हैं। सेलेक्ट ही करना है तो सेलेक्ट करने के कई तरीके हैं। तो इसलिए जो है हम कॉम्बिनेशन जो है सिलेक्शन बताता है और परम्यूटेशन अरेंजमेंट बताता है। लेकिन परम्यूटेशन में ऑर्डर कंपलसरी होता है। इसमें जो है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ऑर्डर कंपलसरी है। और इसमें ऑर्डर ऑर्डर जो है इमटेरियल होता है। ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। तो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले हमें जो देखना होगा वो होगा फंडामेंटल थियरम ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। चाहे फंडामेंटल थियरम कहें चाहे फंडामेंटल प्रिंसिपल कहें, फंडामेंटल प्रिंसिपल कहें या फंडामेंटल थियरम। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। इसमें जो है दो तरह के फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं। पहला होता है एडिशन प्रिंसिपल। पहला होता है एडिशन प्रिंसिपल। पहला जो होगा वो होगा एडिशन प्रिंसिपल। तो एडिशन प्रिंसिपल जो है, एडिशन प्रिंसिपल में मतलब सिर्फ हमें अगर दो टास्क दे दिया जाए, अगर दो टास्क है हमारे हमारे पास करने के लिए, तो वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। तो जैसे अगर दो टास्क है, सपोज देयर आर टू टू टास्क, लेट देयर आर टू टास्क in which one task can be done independently in m ways, and another task can be
done in n ways, the number of ways, total number of ways in which either of two tasks can be done is in m plus n ways, m प्लस एन बेस। तो एडिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर अगर हमारे पास दो टास्क हैं जिसमें से एक टास्क को करने का तरीका एम तरीके हैं और दूसरे टास्क को करने के लिए एन तरीके हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिनमें वो पूरा टास्क किया जा सकता है वो एम प्लस एन होगा, एम प्लस एन होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे अगर एग्जांपल दूं मैं, बहुत सिंपल सा सुलझा हुआ एग्जांपल है। कहता है कि सपोज यू हैव थ्री फुल स्लीव शर्ट, सपोज यू हैव थ्री फुल स्लीव shirts and four half sleeve shirts, four half sleeve shirts। सो अब इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे पास चॉइस ऑफ वियरिंग एनी ऑफ दिस शर्ट है, कोई भी एक शर्ट हम पहन सकते हैं। सो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज टू वियर वन शर्ट इज थ्री प्लस फोर इक्वल टू सेवन। सेवन वेज हैं एक शर्ट को पहनने के लिए। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन इस तरह के किए जाते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे किसी क्लास में 10 बॉयज हैं और 12 गर्ल्स हैं। मान लो कोई टीचर जो है कि सिलेक्शन कर रहा है उनको किसी फंक्शन, क्लास के फंक्शन के लिए, स्कूल के फंक्शन के लिए, तो कितने तरीके से करेगा, कितने तरीके से करेगा। तो बहुत सिंपल सा है, कितने तरीके से करेगा, तो जितने गर्ल्स, जितने बॉयज हैं और जितने गर्ल्स हैं, 12 गर्ल्स और मान लो 10 बॉयज और 12 गर्ल्स, तो 10 + 12, 10 + 12 कर देंगे तो हमें जो है आंसर मिल जाएगा 22। 22 तरीके होंगे बॉयज और गर्ल्स को सेलेक्ट करने का। आइए दूसरा हम लोग प्रिंसिपल देखेंगे जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहता है कि जैसे अगर कोई ऑपरेशन है जो कि एम वेस में परफॉर्म किया जा सके। इफ इफ वन ऑपरेशन या इफ वन टास्क कैन बी परफॉर्म्ड, कैन बी परफॉर्म्ड इन एम वेस एंड इफ corresponding to each corresponding to each of the m ways performing of performing
this task, this task, there are n ways, there are n ways of performing a second task, a second task, the number of ways, then number of ways of performing the two tasks together, the two tasks together is m into n ways, m into n ways। तो यहाँ पे है, जैसे कोई दो टास्क को एक साथ करना है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। जैसे उसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहाँ और कैसे यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 10 buses, देयर आर 10 buses running between running between two towns x and y, x and y, in how many ways, in how many ways can a man, can a man go from x to y, x to y and return by a different bus। जाना सेम बस से है, जाना उसी बस से है लेकिन आने का बस सेम नहीं है। तो कैसे करेंगे? जाने के लिए सेम बस है लेकिन आने के लिए सेम बस नहीं है। तो हमें हमें जो इस क्वेश्चन को करने का तरीका होगा वो इस तरह से होगा कि जाने के लिए उसके पास 10 चॉइसेस है। जो है एक्स से वाई जब जाएगा, एक्स से वाई इसको जब जाएगा तो उसके पास 10 बस की चॉइस है, लेकिन वाई से एक्स आने के टाइम उसके पास 9 बस का चॉइस रहेगा। तो गोइंग फ्रॉम टाउन एक्स टू टाउन वाई, person has person has 10 choices, and for returning he has 9 choices। 9 choices क्यों? क्योंकि जिस बस से गया उससे वापस नहीं आ सकता ना, इसलिए उसके पास 9 choices है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन टू एंड फ्रो मतलब जाके आने के लिए, इज इक्वल टू 10 into 9, दैट इज 90 वेज। 90 वेज, 10 into 9 मतलब 90 वेज। तो इस तरह से उसके पास 90 वेज। अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट हाउ मेनी डिफरेंट numbers
of three digits of digits can be made या can be formed with the digits with the digits 1 2 3 4 5. No digit is being repeated. No digit, no digit is being repeated. रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो बड़ा सिंपल है, 3 डिजिट का नंबर चाहिए। तो मान लेते हैं मैं 3 डिजिट का नंबर इस तरह से है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। तो पहले प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं। अब उसमें से केवल एक एक डिजिट तो यूज हो जाएगा, इन पांचों में से कोई एक डिजिट यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 डिजिट थे, 5 चॉइस थे। अब यहाँ 4 चॉइस बच गए और यहाँ पे 4 चॉइस बच गए। क्यों? क्योंकि एक तो चला गया, 4 चॉइसेस। अब यहाँ पे 3 चॉइसेस बच गए। तो टोटल टोटल नंबर ऑफ वेज, तो फर्स्ट प्लेस फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways. Since repetition is not allowed, since repetition is not allowed, then for second place, for second place, we have 4 ways, and for third place, and for third place, we have 3 ways. So total number of ways equal to 5 into 4 into 3, that is 60 ways. 60 ways. तो इस तरीके से जो है हम लोग क्या है कि नंबर्स बना सकते हैं। तो काउंटिंग प्रिंसिपल इस तरह से होता है। अब हम चलेंगे जो है परम्यूटेशन की तरफ, और परम्यूटेशन को देखते हुए परमुटेशन को हम लोग बनाएंगे और सीखेंगे कि परमुटेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, और किस तरह से उसे सॉल्व किया जाता है, और किस तरह से परमुटेशन के कंसेप्ट को बिल्ड किया जाता है, हम उसकी तरफ चलेंगे। तो आइए परमुटेशन देखते हैं। परम्यूटेशंस, काउंटिंग प्रिंसिपल का मैं अगले क्लास में जो है 4 5 क्वेश्चन और कराऊंगा। काउंटिंग प्रिंसिपल का और आगे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ताकि जो है आप लोग को और क्लियरली आइडिया मिले। क्योंकि काउंटिंग प्रिंसिपल इतना पूछा नहीं जाता है, हमारे नॉलेज के लिए जो है जानना जरूरी है, हमारे नॉलेज के लिए जानना जरूरी है। लेकिन अब परम्यूटेशन पहले देखते हैं, क्योंकि परम्यूटेशन का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, और इससे काउंटिंग प्रिंसिपल भी कुछ हद तक सॉल्व अच्छा होता है। लेकिन परम्यूटेशन एक तरह का टूल है जो कि कई चीजों को आसान कर देता है सॉल्व करने के लिए। तो पहली बात तो हम ये सीखेंगे कि परम्यूटेशन है क्या। परम्यूटेशन है क्या? तो मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ चीजें हैं, कुछ एन ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं। उन एन ऑब्जेक्ट्स में उन एन ऑब्जेक्ट्स में मान लीजिए हमने आर ऑब्जेक्ट्स को ले लिया और उनका अरेंजमेंट, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट करना चालू किया। तो उन अरेंजमेंट्स, जितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकलेंगे उतने को हम लोग परम्यूटेशन कहते हैं। जितने अरेंजमेंट निकलेंगे उतने को हम लोग परम्यूटेशन कहते हैं। आइए इसको इंग्लिश में डेफिनेशन में कैसे लिखा जाता है वो देखते हैं कि ईच ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट
different arrangement, each of different arrangements which can be made, which can be made by taking some or all of the all of the things, all of the things at a time, at a time is called is called permutation, is called permutation। तो कहने का मतलब है कि जितने भी डिफरेंट अरेंजमेंट हैं जो कि बनाए जा सकते हैं कुछ पार्ट लेकर के या पूरा पार्ट लेकर के किसी समय, उसको हम लोग परम्यूटेशन कहते हैं। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, number of permutations of n things, n things taken r at a time, taken r at a time is denoted by, is denoted by, मान लीजिए n n थिंग्स है, n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से अगर r ऑब्जेक्ट हमने एक टाइम ले लिया तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो रहेगा उसमें वो आएगा एन पी आर, एन पी आर, या फिर हम उसे डिनोट करेंगे p ऑफ n कॉमा आर, p ऑफ n कॉमा आर। तो जैसे एक एग्जांपल कहा जाए कि 6p4। अच्छा, यहाँ एक चीज की के ऊपर ध्यान देना होगा कि आर जो है हमेशा एन से छोटा होगा। अरे भाई 5 में से 10 चीजें कैसे लेंगे? तो यहाँ 6p4, 6p4 का मतलब है कि 6 ऑब्जेक्ट्स में से 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए गए, 4 ऑब्जेक्ट्स, 4 ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम 6 ऑब्जेक्ट्स, 6 ऑब्जेक्ट्स मतलब फॉर अरेंजमेंट, फॉर अरेंजमेंट। तो परमुटेशन का मतलब ये होता है। आइए परमुटेशन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं और समझते हैं कि क्या होगा। मतलब कहने का मतलब है व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनपीआर, एनपीआर का वैल्यू कितना होगा, एनपीआर का वैल्यू कितना होगा, हम ये जानते हैं। तो number of permutation, the number of the number of permutation of n things, n things taken r at a time, taken r at a time, r at a time will be the same, ये वैसा ही सेम होगा कि नंबर ऑफ वेज, then will be same, the number of ways in which r blank, r blank places can be filled, can be filled with n given things, n given things। बड़ा सिंपल है। अगर हम लोग इसको सोचे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे बॉक्सेस हैं, ठीक है, बॉक्सेस कैसा है कि जैसे यहाँ पे आर बॉक्सेस हैं,
आर बॉक्सेस हैं, और जो है हमें इसमें जो है एन ऑब्जेक्ट्स में से उठाना है, एन ऑब्जेक्ट्स में से हमें उठाना है। तो ये फर्स्ट बॉक्स, जो पहला बॉक्स है, ये पहला बॉक्स है। द फर्स्ट प्लेस, द फर्स्ट प्लेस हैज, भाई कितने चॉइस है, यहाँ टोटल एन के एन चॉइस है। द फर्स्ट प्लेस हैज एन, एन, एन चॉइसेस, एन वेज, एन वेज टू बी फिल्ड। अच्छा, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट तो बैठ गया यहाँ पे, तो पहला प्लेस तो जो चला गया, अब दूसरे प्लेस में देखना है। तो द सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड, कैन बी फिल्ड इन एन माइनस वन वेज। सेकंड प्लेस के लिए एन माइनस वन, थर्ड प्लेस के लिए, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन एन माइनस टू वेज। अच्छा, हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि पहला प्लेस के लिए एन चॉइस है, दूसरे प्लेस के लिए एन माइनस वन, मतलब एक कम हो रहा है, तीसरे के लिए दो कम हो रहा है। तो अगर मैं आरथ प्लेस में देखूं, द आरथ प्लेस, आरथ प्लेस कैन बी फिल्ड इन एन माइनस आर प्लस वन, भाई एक पीछे होगा, एन माइनस आर प्लस वन एक पीछे होगा, तो ये एन माइनस आर प्लस वन बेस, एन माइनस आर प्लस वन बेस। अच्छा, आर माइनस वनथ प्लेस कितने में भरेगा, एन माइनस आर में से भरेगा। आर माइनस टूएथ कितने में से भरेगा, एन माइनस आर माइनस वन में से भरेगा। इस तरीके से, तो बाई मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, बाई मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल इसलिए लग रहा है क्योंकि हर एक प्लेस को हम लोग जो है अलग से, हम लोग अलग इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, द नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज इन विच आर प्लेसेस कैन बी फिल्ड, कैन बी फिल्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स या एन थिंग्स इस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन। तो बेसिकली जो एनपीआर का फॉर्मूला आया, एनपीआर का जो फॉर्मूला आया वो आया एन पी आर इक्वल टू एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन। तो इस तरीके से जो है हम लोग एनपीआर का फॉर्मूला बना सकते हैं, एनपीआर का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आगे चलेंगे, आगे और क्वेश्चन और कंसेप्ट देखेंगे कि किस तरह से जो है आगे को बनाया जाता है। मान लीजिए कि एन में से इफ ऑल एन, इफ ऑल एन थिंग्स, इफ ऑल एन थिंग्स आर टेकन, टेकन एट ए टाइम, एट ए टाइम, अगर पूरे के पूरे चीज एक साथ ले लिया गया तो क्या होगा, ये एन पी एन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू वन। तो ये पूरे थिंग्स को अगर एक साथ ले लिया जाए तो एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू ले करके वन तक का ये बनेगा। इसके बाद जो एक कंसेप्ट आता है उसको कहते हैं फैक्टोरियल। अब हम देखेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर, फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर एन,
n belongs to natural number, फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर। तो बेसिकली फैक्टोरियल द होता है, वो प्रोडक्ट होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n natural numbers, the product of n natural numbers from n natural numbers n naturals लिख दिया मैंने गलती से, n natural numbers from 1 to n, from 1 to n is denoted by n फैक्टोरियल, या फिर n के आगे एक्सप्लेनेशन, और इसको हम पढ़ते हैं एंड इट इज रीड एज फैक्टोरियल ऑफ n, फैक्टोरियल ऑफ n, या फिर n फैक्टोरियल, या फिर फैक्टोरियल n, या फिर n फैक्टोरियल। आइए अब हम n परमुटेशन का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग फैक्टोरियल के टर्म में सीखते हैं। तो फैक्टोरियल का जो भी अब देखें, तो अगर एनपीआर का अगर हमने वैल्यू देखा, वो आया था n-1, n-2 से लेकर के n-r+1 तक आया था। अगर अगर क्या करूं कि इसमें इसमें जो है n-2 से ले n-r+1, ये तो रहने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे अब अगला टर्म क्या होगा, n-r होगा, n-r, फिर अप टू धीरे धीरे घटेगा, और घटने के बाद ये आएगा 1, और ये लास्ट में जो नीचे है वही जो ऊपर मल्टीप्लाई किया वही नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो n-r-1, इस तरह से जो मैं अगर आगे जाऊंगा तो यहाँ पे 1 तक जाना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर देखूं, ये 1 2 3 4 अप टू n है, तो ये ऊपर बेसिकली ये n फैक्टोरियल हो गया, और नीचे देखूं तो 1 से लेके n-r है, इसका मतलब ये n-r फैक्टोरियल हो गया। इसका मतलब एनपीआर का जो फॉर्मूला आया, एनपीआर का जो फॉर्मूला आया वो आया n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल। जैसे अगर निकाला जाए कि अगर मैं कहूं कि 4p2, इसका वैल्यू कितना होगा, ये होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4-2 का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अच्छा, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1, और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1। तो 2 × 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 3 बच गया, जिसकी वैल्यू 12 होती है। तो इस तरह से जो है 4p एनपीआर का फॉर्मूला निकाला जाता है। अगर मैं आर की वैल्यू जीरो डाल दूं, अगर आर की वैल्यू जीरो डाल दूं, तो पुट पुट आर इक्वल टू जीरो, तो ये एनपी जीरो हो जाएगा। एनपी जीरो जो होता है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल, इसका मतलब 1। कहने का मतलब है कि अगर एन ऑब्जेक्ट्स में से एक भी ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं, एक भी ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे अरेंज करने के लिए, तो उसका तरीका 1 होगा। अब बात आती है कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है। तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है, इसका दो तरीका है। एक तो अगर अगर फैक्टोरियल की नोटेशन से देखूं, तो एन में से एन ऑब्जेक्ट का अगर जब मैं अरेंजमेंट करने जाता हूं, तो ये एन फैक्टोरियल के बराबर आता है। और बाई फॉर्मूला देखा जाए तो एन पी एन का वैल्यू होगा एन फैक्टोरियल अपॉन n-n का फैक्टोरियल, और इधर एन फैक्टोरियल आएगा, तो ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल। ये कट जाएगा, और यहां से हमें पता चला कि जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। ये तो ठीक है, लेकिन परमुटेशन बेसिकली होता क्या है, परमुटेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ सेट, अरेंजमेंट ऑफ सेट। अब अरेंजमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट का अरेंज करना। तो अगर जीरो सेट है, जीरो एलिमेंट का सेट है, तो जीरो एलिमेंट का सेट मतलब होता है कि एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट का अरेंजमेंट करने का तरीका कुछ नहीं बल्कि एक ही होता है। एम्प्टी सेट को अरेंज करने का तरीका जो होता है वो एक होता है। इसलिए जो है
जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। आगे और क्वेश्चंस कुछ करेंगे ताकि हमें फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पूरा नॉलेज मिले और ताकि हम उससे क्वेश्चंस को कर पाए। अब जैसे क्वेश्चंस कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि जीरो फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल कितना होगा, कितना होगा। तो बड़ा आसान है, इसको करना बड़ा आसान है। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू हमने क्या देखा, 1। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होता है। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1 मतलब 6 हो जाएगा। तो इसको अब ऐड कर देंगे, 6 2 8 1 2 9 तो 10 हो जाएगा, 10 आंसर आएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे, ये तो बड़ा आसान निकला। अब जैसे 6 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछी गई है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है। तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 × 5 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 तो इसका आंसर 720 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल कितना होगा। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल कितना होगा। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, मैं यहाँ पे 5 फैक्टोरियल ही लिखूंगा। बेसिकली 5 फैक्टोरियल मतलब 5 से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लीकेशन, और नीचे 5 फैक्टोरियल। क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 9 इंटू 8 इंटू 6, 7 इंटू 6, 7 इंटू 6। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 आएगा, 3024 आएगा। और आगे क्वेश्चन करते हैं। अगर अगर n फैक्टोरियल इक्वल टू 5040 मिले, n फैक्टोरियल इक्वल टू 5040 मिले, तो 5040 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो यहां से जो है मुझे आंसर जो मिलेगा, अब फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आंसर मुझे और कुछ नहीं बल्कि n इक्वल टू 7 मिलेगा, n इक्वल टू 7 मिलेगा। आगे और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कह रहा है कि 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 रेस टू p, 3 रेस टू q, 5 रेस टू r, और पूछा है कि p प्लस क्यू प्लस r कितना होगा। p+q+r कितना होगा। तो इसका क्वेश्चन बड़ा आसान है। जैसे पहले 6 फैक्टोरियल करेंगे। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने देखा कि 720 आती है। तो 720 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे तो कैसा दिखेगा, 2। 2 का आधा मतलब यहाँ पे 360, 360 का आधा मतलब 180, 180 का आधा मतलब 90, 90 का आधा करेंगे, 90 का आधा करेंगे तो 45। 3 से जाना चालू करेगा, 15 लाएगा, फिर 3 से जाना चालू करेगा, 5 लाएगा, और 5 से जाना चालू करेगा, 1 लेके आएगा। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन अगर देखा जाए तो 6 फैक्टोरियल जो है, 6 फैक्टोरियल मतलब हमें लिखा 2 रेस टू 1 2 3 4, 4 बार मिला, तो 2 रेस टू 4, 3 रेस टू 2 और 5 रेस टू 1। तो P का वैल्यू जो आया वो आया 4, क्यू का वैल्यू जो आया वो आया 2, और आर का वैल्यू जो आया वो आया 1। तो अगर मैं P प्लस क्यू प्लस आर करूं तो 4+2+1 तो जो है 7 मिलेगा, 7 मिलेगा। आगे करते हैं। कह रहा है 5P5 का वैल्यू कितना होता है। 5P5 का वैल्यू कितना होता है। मैंने अभी अभी बताया कि n का वैल्यू n फैक्टोरियल होता है, तो इसका मतलब ये 5 फैक्टोरियल होगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब ये 120 होगा, 120 होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि NP3 NP3 इक्वल टू अगर 1320 है तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले NP3 को हम लिखेंगे, तो NP3 का फॉर्मूला आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-3 का फैक्टोरियल, और इस साइड जो 1320 दिया है। अब n फैक्टोरियल को हम n-3 फैक्टोरियल तक ले करके आते हैं, तो ये कैसा दिखेगा, n इंटू n-1, n-2 और n-3 का फैक्टोरियल, और नीचे n-3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1320
20। अब इसको मैं कैंसिल कर दूंगा तो दिखेगा n इंटू n-1 n-2 इक्वल टू 1320। अब 1320 का जो अगर हम अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये आएगा n इंटू n-1 इंटू n-2। आप लोग करेंगे तो ये आपको मिलेगा 12 इंटू 11 इंटू 10। देखा जाए तो कंपेयर करें तो 12 में से अगर एक निकालते हैं तो 11 आता है, और 12 में से दो निकालते हैं तो 10 आता है। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू आएगी वो 12 आएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ वेज in which 5 children can stand in a queue is dash। मतलब अब इसमें एक नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है जिसमें 5 बच्चे किसी रो में खड़े किए जा, बड़ा आसान है ये। 5 फैक्टोरियल वेज, मतलब 120 तरीके होंगे जिसमें कि उन 5 स्टूडेंट्स को खड़ा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 4 different things taken 3 at a time। तो बड़ा आसान है। चार चार चीजों में से अगर 3 चीज को लेना है तो एनपीआर का फॉर्मूला मतलब 4p3। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 3 का फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब 4 फैक्टोरियल होता है 24। तो 24 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि हम कर सकते हैं। कह रहा है कि इन ए सिनेमा हॉल इन ए सिनेमा हॉल देयर आर 4 entrance door 4 entrance doors and 3 exit doors। The number of ways can a person enter the hall and then come out। मतलब कितने तरीके से वो अंदर जा करके बाहर आ सकता है। अरे भाई, बाहर अंदर जाने के तरीके कितने हैं? नंबर ऑफ इंट्रेंस डोर इक्वल टू 4। तो 4 वेज हो गए। और नंबर ऑफ एग्जिट डोर कितने हैं? इक्वल टू 3 है। तो जो है 3 वेज हो गए। तो बाई मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल
4 into 3, मतलब 12 वेस होगा अंदर जा करके बाहर आने के लिए। आगे फैक्टोरियल का एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल + 6 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल जो होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 6 होता है, 4 24 होता है, 5 120 होता है, और 6 720 होता है। अगर इन सबको मैं ऐड करूं तो इसका मुझे आंसर जो मिलेगा 873 मिलेगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, कह रहा है कि 1 into 3 into 5 into 7 into 9 into ... कह रहा है इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लेके आना है, इसको फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना है। इस क्वेश्चन को हम यही सॉल्व करेंगे। 1, मैं क्या करता हूं, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, फिर 3 है, फिर 4 नहीं है, 4 मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे भी 4 कर लेता हूँ, 5 था, 6 नहीं था, तो 6 नीचे भी मल्टीप्लाई करना हो। ऐसे ही लास्ट में 2n - 1 है, और यहाँ 2n मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी लास्ट में 2n मल्टीप्लाई कर लूंगा। अच्छा, ऊपर देखा जाए तो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर्स इज नथिंग बट द 2n का फैक्टोरियल। अच्छा, नीचे से मैं अगर देखूं तो 2 4 6 8 10 12 14 ऐसा चलेगा, तो सब में से कम n टाइम्स तो 2 बाहर निकलेगा, तो 2n बाहर निकला। अब अंदर बच गया 1 into 2 into 3 up to n बच गया। अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो ये दिखेगा 2n का फैक्टोरियल अपॉन 2n 2n into n का फैक्टोरियल। आगे और देखा जाए तो एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है, एनपीआर के फॉर्मूले से। कभी कभी हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनपीआर को क्या हम और कुछ तरीके से लिख सकते हैं। तो एनपीआर का फॉर्मूला होता क्या है, एनपीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल। तो अगर मैं एक काम करूं, इसमें से n बाहर निकाल लूं, दिखेगा n - 1 का फैक्टोरियल, और नीचे इसको मैं ऐसा लिखूं n - 1 फिर -r - 1। इसका मतलब मैंने नीचे ऐड किया 1 और सब्ट्रैक्ट किया 1 और इसका फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये n into n - 1 p r - 1 का फैक्टोरियल, r - 1 दिख रहा है, n - 1 into n - 1 p r - 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते थे। इसका मतलब जो एन पी आर का वैल्यू n into n - 1 पी r - 1, n - 1 भी बाहर निकालने तो n - 2 पी r - 2, कैन सो ऑन हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कह रहा है 9p5 + 5 टाइम्स 9p4 = 10pr। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये मुझे दिखेगा 9p5, 9p5 का वैल्यू होता है 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 5, मतलब 4 का फैक्टोरियल, प्लस 5 टाइम्स 9p4, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 4 मतलब 5 का फैक्टोरियल, इक्वल टू 10pr का मतलब होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - r का फैक्टोरियल। अच्छा, इसे और आगे सॉल्व करेंगे, इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 5 into 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 into 4 फैक्टोरियल, 5 into 4 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल को जो है मैं लिख सकता हूँ 10 into 9 फैक्टोरियल अपॉन 10 - r का फैक्टोरियल। अब मैं क्या करूंगा कि 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल ये कैंसल हो जाएगा,
ऊपर से 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 5 में से 5 चला जाएगा, तो यहाँ जो बच गया वो बचा 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल इक्वल टू 10/10 - r का फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसे देखूं तो ये मिलेगा 2/4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 10/10 - r का फैक्टोरियल। यहां से मैं सॉल्व करूं तो 2 5 जा 10, तो यहां से मुझे मिला, जो मिला है वो मिलेगा 2 टाइम्स 10 - r का फैक्टोरियल इक्वल टू 10 इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो 10 यहाँ पे अगर देखा जाए तो 10 - r का फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। अरे भाई, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अगर कॉमन इसको अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ से जो r की वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, क्योंकि 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल 120 होता है। 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल 120 होता है। 120 कब आएगा? 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पे आएगा। तो 5 फैक्टोरियल 10 - r फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कब बनेगा? जब r की वैल्यू जो है 5 होगी, तभी तो 10 - r फैक्टोरियल 5 बनेगा। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है द नंबर ऑफ वेज द नंबर ऑफ वेज द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग the letters of the word Krishna, the letters of the word Krishna, in which in which all vowels are together। तो अब कह रहा है कि कृष्णा एक वर्ड है। कृष्णा तो भाई भगवान का नाम है, उनको कौन अरेंज कर सकता है? कृष्णा कृष्णा लेटर का जो कृष्णा जो लेटर से बना हुआ वर्ड है, उसमें वॉवेल सारे साथ में चाहिए। तो वॉवेल्स हैं कितने? इसमें दो ही वॉवेल्स हैं, आई और ए। तो मैं क्या करता हूँ, हम इसको क्या कर सकते हैं? देयर आर टू वॉवेल्स इन गिवन वर्ड। तो आई और ए तो क्या करेंगे? कंसीडर द वॉवेल्स एज वन यूनिट। तो अब हमारे पास बचे कितने? के आर 2, एस 3, एच 4, एन 5 और आई ए 1 6। तो टोटल देन वी आर देन वी हैव 6 लेटर्स टू अरेंज। तो इनके कितने वेस होंगे? दैट कैन बी डन इन 6 फैक्टोरियल वेस। अब आई और ए आपस में भी अरेंज किया जा सकता है। नाउ आई एंड ए कैन बी अरेंज्ड among themselves in 2 ways या 2 फैक्टोरियल वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज in which two vowels are together
इज 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ 4 letters, the number of 4 letters word that can be formed, that can be formed using the letters, using the letters of the word, of the word chemistry, chemistry, such that, such that begin with C and end with Y। तो इस डैश, तो देखो इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 लेटर का वर्ड है, 4 लेटर का वर्ड है जो कि हमें बनाना है केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री वर्ड लेटर यूज करके। अब उसमें जो है, अब उसमें जो है सी और वाई बैठे हुए हैं। सी से स्टार्ट करना है और बीच में और लास्ट में वाई आना चाहिए। तो अब देखा जाए तो सी और वाई तो ऑलरेडी चले गए। अब हमारे पास चॉइस बचा क्या, HEMISTR। तो 1 2 3 4 5 6 7, सात में से 3 जगह पे, सात में से एक्चुअली हमारे पास देखा जाए तो 2 ही प्लेस बचता है, माफ करिएगा, 2 ही प्लेस बचता है। तो 7 में से 2 वर्ड, दो दो जगह भरना है, तो 7P2 वेस में बनाना है, 7P2 वेस। तो अब लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका क्या होगा, सिंस सिंस इन 4 लेटर वर्ड C and Y are fixed, Y are fixed, so we have 7P2 ways to fill 2 places between C and Y। C और Y के बीच में भरने के लिए हमारे पास 7P2 वेज है। अब 7P2 का वैल्यू कितना होगा, 7P2 का वैल्यू कितना होगा, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और नीचे 5 फैक्टोरियल। तो 7 6 7 इंटू 6 बच जाएगा और आंसर इसका जो है 42। इस तरह से इसका आंसर आएगा, इसका 42 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फैक्टोरियल के बारे में, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रिमाइंडर, द रिमाइंडर obtained, the remainder obtained when 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial dot 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 plus 100 factorial divided by, divided by 240। तो देखिए, अब इसमें जो है इस क्वेश्चन में अगर लोगों को ट्रिक नहीं पता रहेगा तो ये 100 फैक्टोरियल तक तो भाई कोई कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा। 100 फैक्टोरियल में तो कैलकुलेटर रो देगा, हम इंसान हैं। तो 100 फैक्टोरियल तक में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम ये देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि इसमें कौन से नंबर से, कौन से फैक्टोरियल की वैल्यू से 240 से डिवाइड होना चालू हो जाएगा। अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात करूं, ये 240 से डिवाइड नहीं होगा।
2 फैक्टोरियल की बात करूं तो ये भी नहीं होगा, 3 फैक्टोरियल की बात करूं तो ये भी नहीं होगा, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, बिल्कुल नहीं होगा, 5 फैक्टोरियल 120 होगा तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 6 फैक्टोरियल आता है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है, तो अगर 240 से जब डिवाइड करूंगा, जब डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो देगा, जब डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर रिमाइंडर जो है जीरो देगा। अच्छा यही नहीं, अगर 6 फैक्टोरियल के आगे जो भी नंबर है, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, अप टू 100 फैक्टोरियल, सब में 6 फैक्टोरियल इंक्लूडेड है। 7 फैक्टोरियल में, 7 फैक्टोरियल को मैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 240 से डिवाइड कर देगा। अब 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, फिर से 240 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब 6 फैक्टोरियल से लेकर के 100 फैक्टोरियल तक ऑल आर ऑल आर डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 240, डिविजिबल बाई 240। तो रिमाइंडर क्या देगा, जीरो देगा, रिमाइंडर क्या देगा, जीरो, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा, हेंस जो नहीं डिवाइड हो पाए वही रिमाइंडर बचेंगे, हेंस रिमाइंडर, हेंस रिमाइंडर इक्वल टू हेंस रिमाइंडर इक्वल टू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। यही डिवाइड नहीं हो पाए थे और यही बचेंगे। तो 1 प्लस 2, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120। अगर मैं इनको ऐड करूं, 144 प्लस 6 150 प्लस 153, तो इसका आंसर 153। तो मतलब इस टोटल सम को अगर मैं 240 से डिवाइड करूं, इस टोटल सम को अगर मैं 240 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर जो है 153 मिलने वाला है, 153 मिलने वाला है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है।